एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप ज़रूर रिवीजन करके ही इस क्लास में बैठें, क्योंकि रिवीजन करने के बाद आपके पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि आपके दोनों एस्पेक्ट्स, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, दोनों एस्पेक्ट्स को टच किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 1870 न्यूटन पर मीटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, फोर्स कांस्टेंट यानी K दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, न्यू ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। दूसरा, एंड स्पेसिंग बिटवीन इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का स्पेसिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज आपका पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, स्पेसिंग पूछी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, एक और चीज कि इसका रिड्यूस्ड मास दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, रिड्यूस्ड मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है 1.14 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट करके एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, फिलहाल हमको लगता है आप ट्राई करेंगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपका फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस्ड मास ये दिया हुआ है, रिड्यूस्ड मास यानी क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक है, म्यू दिया हुआ है। फोर्स कांस्टेंट बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड का, तो के क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है आपका 1870 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, न्यू ऑसिलेशन पूछा है, न्यू ऑसिलेशन। तो आपको याद होगा आपको याद होगा क्या होता है न्यू ऑसिलेशन। न्यू ऑसिलेशन क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। अगर अभी भी नहीं याद आ रहा है तो आप जाइए लेक्चर्स को पढ़िए जो आपने नोट्स बनाए हैं। अगर अभी भी नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो आप जाइए और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, लेक्चर 3 है और लेक्चर 4 है ना, दोनों आपको पढ़ना होगा इसके लिए। ये तो थर्ड में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिना रिवीजन के पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो चलिए देखते हैं, न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। आप वैल्यूज रख दीजिए बस, 1/2 पाई। अब देखिए ये न्यूटन पर मीटर में है और ये किलोग्राम में है, तो उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, आ जाएगा 1870 अपॉन 1.14 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है, -28 है, इवन है, बाहर निकल जाएगा, 14 हो जाएगा। वैल्यूज रख दीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, 6.45 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक है, यह आएगा 6.45 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। ठीक है, हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर्ट्ज भी कह सकते हैं। 6.45 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड, ये इसका आंसर है, न्यू ऑसिलेशन। पहली चीज जो पूछी थी वो आपने निकाल ली। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल क्या, कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, E एनर्जी लेवल इज इक्वल्स टू H न्यू ऑसिलेशन V प्लस 1/2, जहां V जो है वाइब्रेशनल नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जो है आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यही है। अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का स्पेसिंग चाहिए तो आप एक बार V इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, एक बार V इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, या फिर V इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम डेल्टा E कैसे डिफाइन करते हैं, हम यही चीज हमको निकालनी है, डेल्टा E।
ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स डेल्टा ई, एक एनर्जी लेवल ये होगी V के करस्पॉन्डिंग है, हम मान लेते हैं E0 E1 माइनस E0, ये आपकी इस ये जो है पहले V इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा और V इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा, इसी का डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक है, आप 1 2 3 4 किसी के बीच का निकालिएगा तो सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप प्योर वाइब्रेशन की बात करेंगे तो प्योर वाइब्रेशन में एनर्जी लेवल्स होते हैं इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ये भी चीज आपको पता है, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो आप किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का निकालिएगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए E1 माइनस E0 क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 यानी 3/2 h न्यू ऑसिलेशन माइनस 0 रख देंगे यहाँ तो क्या आएगा 1/2 h न्यू ऑसिलेशन। ठीक, ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा 3/2 माइनस 1/2 2/2 यानी 1, यानी डेल्टा ई क्या आ गया, डेल्टा ई आ गया h न्यू ऑसिलेशन। ठीक, ये डेल्टा ई आ गया आपका h न्यू ऑसिलेशन। ठीक, आप इसमें h की वैल्यू न्यू ऑसिलेशन की वैल्यू रख दीजिए तो डेल्टा ई क्या आ गया आपका 6.626 10 टू पावर माइनस 34, न्यू ऑसिलेशन की वैल्यू 6.45 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 13 अपॉन, चूंकि हमको किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 से पहले ये तो जूल में आएगा आपका। ठीक है, ये चीज जूल में आएगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है ये जो आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो इतने जूल्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो आपको क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम डिवीजन करेंगे। ठीक, तो ये कर दिया मैंने डिवाइड 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो जो इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा ई वो आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्या वैल्यू आएगी मैं आपको बता देता हूं, ये आएगी 26 इंटू 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आएगी 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दो जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, पहला ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू ऑसिलेशन वाला, और दूसरा ये एनर्जी वाला पढ़ा था। इन दोनों के थ्रू आप एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये -3 नहीं होगा, ये होगा 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 या फिर और 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे भी आएगा 2.67 आएगा। ठीक है, वो छोड़ दिया, 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है आपका। ठीक है, चलिए अभी नोट कर लीजिए। अब देखिए अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है गेट 2009 का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इन लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट इनिशियली देन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल अपीयर एज। ठीक है, कह रहा है कि आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट में है। लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर वाइब्रेशनल स्टेट ऐसा है आपका, ठीक इस तरीके का है, तो ये वाले में V इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से दिखेगा। ठीक, आप जान रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो इसी तरीके का दिखता है। ठीक है, एक फंडामेंटल बैंड होता है और उसके बाद ओवरटोन्स होते हैं। ठीक है, पर बोल रहा है अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि इन लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट, ठीक लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट यानी V इक्वल्स टू 0 में है इनिशियली। अगर 0 में है तो कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं, 0 में है तो देखिए क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा कम करते हैं रियलिस्टिक।
तो 0 से 1 में जा सकता है, 0 से 2 में जा सकता है, 0 से 3 में जा सकता है, और 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल बैंड आएगा। उसके बाद 0 से 2 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड ओवरटोन आएगा, जिसके लिए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू क्या फॉलो होगा, +-1 +-2 +-3। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यही ऑप्शन सही है, जो आपने अंदाजा लगाया था कि यही ऑप्शन होना चाहिए, यही ऑप्शन सही भी है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि क्या है ये सारी चीजें, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक, आप देखिए, अगर ये एक्साइटेशन जो है सेकंड स्टेट से होता, ठीक, सेकंड स्टेट से होता, जरा इस वाले को देखिए, ऐसा कुछ है, इस तरीके का कुछ है। ठीक, अगर बोल देता कि इनिशियली जो आपका मॉलिक्यूल है, इनिशियली जो मॉलिक्यूल है वो आपका लोवेस्ट ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट में नहीं है, जबकि V इक्वल्स टू 2 में है। ठीक है, V इक्वल्स टू 2 में है। ठीक, तो V इक्वल्स टू 0 1 2 अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, ट्रांजिशन अब 2 से ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी 2 से 3 में ज्यादा डोमिनेंट होगा ट्रांजिशन। ठीक है, और बाकी ट्रांजिशंस क्या होंगे, कमजोर होंगे। बात समझ में आ गई, जो चीज V इक्वल्स टू 0 के लिए होगी वही चीज अब V इक्वल्स टू 2 के लिए होगी। तो फंडामेंटल बैंड या मोस्ट इंटेंस बैंड अब किसके लिए मिलेगा, V इक्वल्स टू 2 के लिए मिलेगा। तब आपका पिक्चर इस तरीके का हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कहाँ होंगे, 2 में होंगे। ठीक है, एक आध दो मॉलिक्यूल 1 में होंगे, एक आध दो 0 में होंगे, एक आध दो ही 1 में होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कहाँ होंगे, 2 में होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि क्यों आपको ये एक ऑप्शन दिया हुआ था और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि ये गलत ऑप्शन है, ये इसका कौन सा केस है, किस केस में ये सही होगा, इस बात को आपको ध्यान देना। ठीक है, ये कब का है, ये कब का है, जब बहुत हायर नंबर पे आप चले जाएं, बहुत हायर नंबर पे चले जाएं तो क्या होगा, देखिए, बोल दे कि V जो है, V बहुत हाई वैल्यूज अटेन करता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे देता V अटेन्स वेरी हाई वैल्यूज, तो क्या होता, तो आपका बैंड पहले तो इस तरीके का बनता है, उसके बाद क्या होता है, आपको मैंने बताया था इनके बीच सेपरेशन कम होती जाएगी और लास्ट में आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूम बन जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूम बन जाएगा। तो अगर बोले कि V अटेन्स वेरी हाई वैल्यू, देन द स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा आपका, तो स्पेक्ट्रम आपका इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तब स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, इस तरीके का दिखेगा। क्लियर है आपको, देखिए यहाँ कॉन्टिन्यूम आपको दिख रहा है। ठीक है, और अगर V मिड वे कहीं हो, बीच में कहीं पे हो, यहाँ कहीं बीच में हो, ठीक है, बहुत हाई हो बट नॉट एट द कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम के पास ना हो, तब आपको इस तरीके का पिक्चर दिखेगा। होप आपको ये चारों पिक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो एक बार फिर से आप बैठिए, सोचिए, आपको पक्का है, निश्चित है कि ये पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, V कहाँ कहाँ पोजीशन कर रहा है उसी बेसिस पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना, इसको समझ जाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा और ऑप्शंस को लिख लीजिएगा अपने तरीके से कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंडामेंटल मोड ऑफ HCl अकर्स एट 2886 सेंटीमीटर इनवर्स, प्रेडिक्ट द फंडामेंटल मोड फॉर DCl मॉलिक्यूल। ठीक है, आइसोटोप वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि HCl है आपके पास, HCl, इसका फंडामेंटल मोड कहाँ है, फंडामेंटल मोड है एट 2886 सेंटीमीटर इनवर्स, और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है फंडामेंटल मोड ऑफ DCl। D क्या है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। ठीक है, ये है 1H2 और ये क्या है 1H1। ठीक, तो ये 1H2 को ही D लिखा गया। ठीक, तो देखिए
आप जानते हैं फंडामेंटल मोड होता किस पर है, किस पोजीशन पर होता है, ठीक। इसके लिए आप जानते हैं डेल्टा एप्सिलॉन, इसके लिए क्या आता है, डेल्टा एप्सिलॉन यानी वेव नंबर क्या आता है, ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स, फंडामेंटल मोड के लिए, ठीक। ये वाला इस तरीके का रहता है, कहाँ आता है, ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेकंड कहाँ आता है, ओवरटोन कहाँ आता है, 2 ओमेगा पे लगभग, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके नहीं दिया हुआ है कि आप एनहार्मोनिक लें, जब तक नहीं दिया है तब तक आपको क्या ज़रूरत है, 2 ओमेगा मतलब 2 ओमेगा ओमेगा ई एक्स ई करके लेने का, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है उस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा है तभी आप उसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो आप प्योर वाले से ही काम चला लेंगे, ठीक। जब उसके क्वेश्चंस आएंगे तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और तो देखिए ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है, ठीक। फंडामेंटल बैंड जो होता है ओमेगा सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है, ठीक। अब देखिए अगर HCl के लिए निकालें तो लिख सकते हैं ओमेगा HCl, ये किस पे है, 2886 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये 2886 सेंटीमीटर इनवर्स ओमेगा HCl की वैल्यू है, पर ओमेगा होता क्या है, ओमेगा एग्जैक्टली जो होता है वो होता है आपका न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी होता है। और न्यू ऑसिलेशन क्या होता है, न्यू ऑसिलेशन होता है आपका 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा जो आएगा, ओमेगा वो आएगा 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू इंटू सी, तो आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, ठीक है। के के बारे में कोई सूचना आपको दी नहीं हुई है, ठीक। फोर्स कांस्टेंट है, अक्सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से गवर्न होता है, तो चूंकि इनके बीच चार्जेस का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन यहाँ बढ़ जाता है, इसलिए के में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक। तो के को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे हमारा रिलेशन आएगा ओमेगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। ये चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं लिखकर हम लिखेंगे सिंस ओमेगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, ठीक है। तो क्या होगा, ओमेगा, अब हम यहाँ से लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, देखिएगा कैसे, ओमेगा ऑफ DCl अपॉन ओमेगा ऑफ HCl इज इक्वल्स टू अंडर रूट, DCl का प्रोपोर्शनल है तो आ जाएगा म्यू DCl और HCl का ऊपर म्यू HCl। आप अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो भी ऐसा ही आएगा, देखिए ओमेगा DCl प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट म्यू DCl, और ओमेगा HCl के लिए बनाएंगे फिर डिवाइड करेंगे, यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखिए म्यू ऑफ HCl क्या होगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ HCl, रिड्यूस्ड मास क्या होता है, रिड्यूस्ड मास म्यू होता है आपका स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। इस तरीके का आपका इक्वेशन आता है, तो क्या लिखेंगे, H का, हाइड्रोजन का क्या होगा मास 1, ठीक है, तो 1 इंटू क्लोरीन का 35, ठीक है, 35 लेकर चलेंगे, 35 अपॉन 1 प्लस 35, ये म्यू HCl हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, ड्यूटेरियम के लिए 1H1 नहीं 1H2, ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया 2, ये आएगा 2 इंटू 35 अपॉन 2 प्लस 35, ठीक है, क्लियर है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.7168, ठीक है, इसका आंसर आपका 0.7168 आएगा, तो आएगा ओमेगा DCl इज इक्वल्स टू 0.7168, और ओमेगा HCl को यहाँ पर ले जाएंगे तो ओमेगा HCl, और ओमेगा HCl की वैल्यू कितनी है 2886, यहाँ पुट करेंगे तो आएगा ओमेगा DCl इज इक्वल्स टू 2069 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल जो मोड आएगा, वो फंडामेंटल मोड आपका जो आएगा DCl के लिए वो आएगा 2069 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, पर ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसको जस्ट इसलिए भी इंक्लूड किया है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि BHU में ये क्वेश्चन पूछ ले, या आपके रीजनल यूनिवर्सिटीज़ जैसे DDU में अगर आप एंट्रेंस लेना चाहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए। सो आप इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है। लिखा है टिपिकल वेवलेंथ एमिटेड बाय डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इन प्योर वाइब्रेशनल एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइज इन द रीजन रेस्पेक्टिवली। कुछ नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि प्योर वाइब्रेशनल और प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का वेवलेंथ किस रीजन में लाई करता है, लेकिन आगे लिखा है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले आपको प्योर वाइब्रेशनल के लिए बताना है, फिर प्योर रोटेशनल के लिए बताना है। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ऑप्शन तो आपको पता चल गया होंगे, ठीक है। जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी उन्हें ऑप्शन तुरंत पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं की होगी उनसे रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, अगर आप प्योर वाइब्रेशनल की बात करेंगे तो कहाँ होता है, इंफ्रारेड में होता है। इंफ्रारेड में आपको याद दिलाते हैं 1 से 10⁻² माइक्रोमीटर, ठीक है। और जब आप प्योर रोटेशनल की बात करते हैं, प्योर रोटेशनल की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो माइक्रोवेव में होता है, ठीक, या फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रोवेव क्या होता है 10⁻² से 10⁻4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो पहले आपको प्योर वाइब्रेशनल पूछा है, फिर प्योर रोटेशनल पूछा है, तो इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे सजेशन ये भी है कि ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 10⁻1 to 10⁻2 और 10⁻2 to 10⁻4, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इससे भी पूछा है, ठीक है, वैल्यूज देकर पूछा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बस अभी हम फिर से दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस के साथ।